बच्चों, राधे राधे। सभी आप कैसे हो? अच्छे हो? चलो, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम जो चैप्टर चला रहे थे, हमारा 10वां चैप्टर चल रहा था। उस चैप्टर में हमने हाइगेंस से संबंधित परावर्तन और अपवर्तन के नियम पढ़ लिए थे, और उससे संबंधित कुछ नोट्स हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। वो नोट क्या है? वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है किस तरह से काम करता है, तो डॉपलर प्रभाव उसमें किस तरह से अपनी क्रिया निभाता है। तो उस तरह से हम उसके कुछ नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो वो क्या है? हमारा पहला जो हमारी टॉपिक है वो है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। अब प्रकाश में डॉपलर प्रभाव होता क्या है? जब उसकी आवृत्ति में, ध्वनि की आवृत्ति में या प्रकाश की आवृत्ति में कोई जो परिवर्तन होता है, तो प्रकाश की आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है उसे प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और ध्वनि में कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव है। तो आप सभी इसे ध्यान से पढ़ें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक जो है हमें बताएगा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा। वो हम इसमें शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश में डॉपलर प्रभाव है। जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, मतलब स्रोत और श्रोता के बीच में। स्रोत कौन है? जो प्रकाश को उत्पन्न करता है, ठीक है। और श्रोता कौन है? जो प्रकाश को देखता है। तो इनके बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो प्रकाश की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन या तरंग दैर्घ्य में आभासी परिवर्तन हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव प्रकाश में कहते हैं, या प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अब जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य की दूरी बढ़ती है, मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। ठीक है। और तरंग दैर्घ्य क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तरंग दैर्घ्य में हुई आभासी वृद्धि को अविरक्त विस्थापन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि परिणामी तरंग दैर्घ्य लाल सिरे की ओर विस्थापित हो जाता है, इसीलिए हमें लाल स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिखाई देता है। जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य की दूरी घटती है तो आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती हुई या तरंग दैर्घ्य घटती हुई प्रतीत होती है, जिससे तरंग दैर्घ्य में हुई आभासी कमी को नीला विस्थापन या नीला स्पेक्ट्रम भी या ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। क्योंकि परिणामी तरंग दैर्घ्य बैगनी नीले रंग की ओर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। जैसे कि हमने 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम पढ़े हैं। कौन सा पढ़ा है? एक परावर्तनिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है जिसकी तरंग दैर्घ्य होती है 0 से लेके 3800 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी जो तरंग दैर्घ्य 3800 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और एक जो होता है 7800 से 1 से लेके अनंत तक होता है, उसे क्या कहते हैं? लाल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह से हमारे जो हैं 3 स्पेक्ट्रम हैं। जो बैगनी रंग के लिए आएगा उसे बैगनी स्पेक्ट्रम कहेंगे, जो लाल रंग के लिए जाएगा उसे क्या कहेंगे? लाल स्पेक्ट्रम कहेंगे, और जो बीच में है वो इसे क्या कहेंगे? दृश्य स्पेक्ट्रम। तो दृश्य स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम में कौन कौन आते हैं? लाल स्पेक्ट्रम भी आता है और बैगनी स्पेक्ट्रम भी आता है। ठीक है। तो ये क्या था? डॉपलर प्रभाव था। अब इससे संबंधित और भी कुछ टॉपिक हैं। वो क्या है कि जब एक समतल तरंगाग्र में प्रिज्म पर आपतित होता है, मतलब एक तरंगाग्र है और वो प्रिज्म में क्या किया जा रहा है? आपतित कराया जा रहा है। ठीक है। तो तरंगा अपवर्तन के बाद झुक जाता है। क्या हो जाता है? झुक जाता है। तो देखो किस तरह से झुकता है, इसका हम देख रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं? समतल तरंगाग्र को प्रिज्म पर आपतित कराए जा रहे हैं, तो ये समतल तरंगाग्र है। ये क्या है? समतल तरंगाग्र है। इस तरह से चल रहा है। इसके सामने क्या रख दिया? एक प्रिज्म रख दिया। क्या रख दिया? ये प्रिज्म रख दिया। जब ये समतल तरंगाग्र प्रिज्म से क्या हुआ? अपवर्तित हुआ, निकला। तो किस तरह से हुआ?
तरंगाग्र अपवर्त के बाद अपनी स्थिति को बदल दी। ये बिल्कुल सीधे जा रहा था समतल में, अब कैसा हो गया, थोड़ा सा झुका कि नहीं झुका, तो किसकी वजह से झुका, ये प्रिज्म की वजह से झुका। तो आपतित समतल तरंगाग्र जब प्रिज्म में से होकर निकलता है तो अपवर्तित तरंगाग्र अपवर्तन के बाद कैसा हो जाता है, झुका हुआ सा हो जाता है। दूसरा, उत्तल लेंस पर आपतित होने वाला समतल तरंगाग्र अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद गोलीय तरंगाग्र में बदल जाता है। देखो ये समतल तरंगाग्र है, ठीक है, समतल तरंगाग्र है, प्रकाश आगे की ओर बढ़ रहा है तरंगाग्र के रूप में। यहाँ कौन है, एक लेंस है, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस से यही तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, गोलीय तरंगाग्र में क्या हो रहा है, बिंदुवत हो रहा है, अर्थात फोकस बिंदु पर फोकसित हो रहा है। तो आर त्रिज्या का गोलीय तरंगाग्र क्या हो जाता है, ये बन जाता है, किसमें से, उत्तल लेंस में से समतल तरंगाग्र को गुजारने पर वो किस में बदल जाएगा, गोलीय तरंगाग्र में। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतल तरंगाग्र को उत्तल लेंस से आपतित कराने पर वो किस तरह से बन जाता है, गोलीय तरंगाग्र के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जो किसी फोकस बिंदु F की ओर क्या होता है, अविचलित होता है, फोकस बिंदु F की ओर मुड़ जाता है, आता हुआ प्रतीत होता है F की ओर। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमारे पास दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है कि जब प्रकाश समतल दर्पण को, जब समतल तरंगाग्र को अवतल दर्पण पर आपतित होने वाला, मतलब समतल तरंगाग्र को किस में आपतित कराया जा रहा है, अवतल दर्पण में कराया जा रहा है। तो समतल तरंगाग्र परावर्तन के पश्चात गोलीय तरंगाग्र में बदल जाता है। देखो ये समतल तरंगाग्र था, प्रकाश यहाँ से समतल रूप में आपतित हो रहा है, किस पर गया, आपके किस पर पड़ रहा है, ये उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से टकराया तो यही समतल तरंगाग्र किस में बदल गया, गोलीय तरंगाग्र में बदल गया, और किस पर फोकसित हो रहा है, एफ बिंदु पर फोकसित हो रहा है। तो किसके बाद हो रहा है, परावर्तित के बाद हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंटों में से कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि प्रिज्म से समतल तरंगाग्र को आपतित कराने पर अपवर्तन के बाद किस तरह से हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। दूसरा क्या बोला कि गोलीय उत्तल लेंस से प्रकाश को या समतल तरंगाग्र को आपतित कराने पर वो किस तरह से परिवर्तित हो जाता है, गोलीय तरंगाग्र में बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण से समतल तरंगाग्र को जब डाला जाता है, समतल तरंगाग्र को, तो वो किस तरह से परिवर्तित हो जाता है, गोलीय तरंगाग्र में बदल जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा पढ़ा था, ये डॉपलर प्रभाव पढ़ चुके हैं। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के बाद हमारा नेक्स्ट जो है डॉपलर प्रभाव से संबंधित टॉपिक है, वो क्या है, वो क्या है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार आवृत्ति में भिन्नात्मक परिवर्तन हो जाता है। मैंने यही बताया था कि जब स्रोत आपकी ओर आए या स्रोत आपसे दूर जाए तो प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाता है, आभासी परिवर्तन हो जाता है। आभासी परिवर्तन होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के अनुसार आवृत्ति में भिन्नात्मक परिवर्तन डेल वी अपॉन वी, वी जो है वास्तविक आवृत्ति है, डेल वी है जो परिवर्तन हुआ आवृत्ति है, को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, v अपॉन सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात डेल म्यू बटा म्यू बराबर v बटा सी। तो ये देखो यहां से क्या हो जाएगा, डेल म्यू क्या है, आभासीय आवृत्ति है, म्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, v क्या है, प्रेक्षक के सापेक्ष वेग है, और c क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग है। ठीक है, इस तरह से ये डॉपलर वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती हैं, ठीक है,
आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, तो उनका जो परिणामी विस्थापन जो होता है उन तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती हैं तो एक नई तरंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात क्या है, y बराबर विस्थापन है, उनके विस्थापन कौन कौन से थे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश 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 yn। तो सारे के सारे विस्थापन क्या हो गए, जुड़ गए, तो इनका योग जो है वही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात जो अलग अलग तरंगें थी उनके विस्थापन जो है आपस में योग होकर, मतलब सदिश योग में जुड़कर उनका कुल परिणामी विस्थापन जो निकल के आया वही आपका क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी से संबंधित है, वो कला समृद्ध प्रकाश स्रोत है। क्या है, कला समृद्ध प्रकाश स्रोत। अब कला समृद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो वे प्रकाश स्रोत जिनमें चलने वाले, वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर, क्या, प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर समय के साथ नियत रहे, अर्थात बदले नहीं, उसे कला समृद्ध स्रोत कहते हैं। अर्थात प्रकाश की प्रकृति जो है समय बदल जाए परंतु प्रकाश की प्रकृति न बदले, तो यही कह रहा है कि उसके तरंगों के मध्य का कलांतर समय के साथ क्या रहे, नियत रहे। ठीक है, समय भी क्या रहे, बदले नहीं, और समय भी जैसा है वैसा ही रहे और नियत रहे, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कला समृद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, क्या करा है, वे प्रकाश स्रोत जिससे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर जो है समय के साथ नियत रहे, अर्थात नियत रहे, तो कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। फिर दूसरा आता है, अभी हमने क्या पढ़ा, कला समृद्ध स्रोत। अब क्या पढ़ेंगे, कला असमृद्ध स्रोत। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कला असमृद्ध स्रोत है। वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहे, क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित होता रहे, कला असमृद्ध स्रोत कहलाती है। देखो, ये समय के साथ नियत रह रही है और ये समय के साथ क्या रह रही है, क्या रहती है, परिवर्तित रहती रहे, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, अकला समृद्ध स्रोत बोला गया, क्योंकि ये समय के साथ बदलती है और ये समय के साथ नियत रहती है। तो दोनों में अंतर क्या, ये समय के साथ नियत रहेगी और ये समय के साथ क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो इसको जो समय के साथ नियत रहती है तो उसे कला समृद्ध स्रोत कहते हैं, और जो समय के साथ परिवर्तित होती रहे उसे क्या कहते हैं, कला असमृद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, अब व्यतिकरण होता क्या है, जब दो या दो से अधिक तरंगें, ठीक है, या जब दो या दो से अधिक तरंगें जिनके आयाम लगभग आपस में समान हो, तो अध्यारोपण के सिद्धांत की वजह से उनका परिणामी जो तीव्रता होगी किन्हीं बिंदु पर अधिकतम हो सकती है या किन्हीं बिंदु पर न्यूनतम हो सकती है। तो न्यूनतम और अधिकतम घटना में घटित होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। जब दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम, क्या बोल रहा है, आयाम और आवृत्ति, ठीक है, वाली तरंगे एक ही दिशा में संचित होती हैं, संचित का मतलब अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण से एक नई तरंग का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसकी तीव्रता किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम वह किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, कि क्या करा है कि जब समान आवृत्ति वो लगभग समान आयाम वाली
तरंगे एक ही दिशा में अध्यारोपित हो रही हैं। ठीक है, तो अध्यारोपण से एक नई तरंग का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और नई तरंग का निर्माण हुआ तो उनका क्या हुआ, किन्हीं बिंदुओं पर उसकी तीव्रता तो अधिकतम हुई और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो गई, कम हुई। तो इसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण मुख्य दो प्रकार के होते हैं। तो व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा कौन सा है, विनाशी व्यतिकरण। दो प्रकार का, पहला कौन सा, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा कौन सा है, विनाशी व्यतिकरण है। अब सबसे पहले हमारा इसमें जो पहला जो प्रकार था वो कौन सा है, संपोषी व्यतिकरण। कौन सा, संपोषी व्यतिकरण है। ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे क्या करा है, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक कला में अध्यारोपित हो, एक समान कला में क्या हो रही हो, अध्यारोपित हो रही है, मतलब चल रही हो, तो संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर क्या होगा, पाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डेड के रूप में, अर्थात सम के रूप में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो जहां पर कलांतर कैसा हो, सम रूप में बढ़ता हो, समान रूप में बढ़ता हो, 2 है, फिर 4 है, फिर 6, फिर 8 है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो सम रूप में बढ़ रही हो, तो फाइव बराबर 2 पाई एन, जहां एन का मान क्या है, 0, 1, 2, 3 डैश और भी है, तो यहाँ फाइव क्या है आपका, कलांतर है। क्या है यहाँ पर, कलांतर है। यदि हम एन का मान यहाँ 0 रख दें तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और एन का मान 1 रख दें तो यहाँ पर कलांतर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सम नियम लग रहा हो, इसीलिए इसे संपोषी क्या बोला गया, व्यतिकरण बोला गया। नेक्स्ट कौन सा है, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी का मतलब विषम, विनाशी का मतलब विषम। ठीक है, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक दूसरे के विपरीत कला में हो, वो एक समान कला में थी, ये कैसी है, विपरीत कला में हो, ठीक है, कला में अध्यारोपित हो, तो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर देखो, पाई बराबर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, तो विषम के रूप में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये विषमीय रूप में हो गया, तो विषमीय रूप को क्या बोला जा रहा है, विनाशी व्यतिकरण बोला जा रहा है। जहां फाइव के बराबर क्या होगा, 2n+1 ब्रैकेट में के बाहर क्या है, पाई है, तो 2n+1 ब्रैकेट पाई। ठीक है, अब देखो यहां से फाइव का मान, मतलब यहाँ पर हम फाइव का मान ये हमारा निकल के आएगा, क्यों निकल के आएगा, जब हम एन का मान 0 रख देंगे, जब एन का मान 0 रखेंगे, 0 को 2 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 का गुणा पाई में करेंगे तो पहली स्थिति क्या आएगी, पाई आएगी कि नहीं आएगी, तो ये हमारा कलांतर हुआ कि नहीं हुआ, तो एन का मान यहाँ 0, 1, 2, 3 डैश के रूप में बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे व्यतिकरण के दो प्रकार हो गए। पहला व्यतिकरण का प्रकार कौन सा था, संपोषी मतलब सम के रूप में जा रहा था। दूसरा कौन सा था, विनाशी जो विषम के रूप में जा रहा था। तो संपोषी में तो पाई बराबर 2 पाई एन है, और विनाशी में कितना है, फाइव बराबर 2n+1 इंटू पाई है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट हमारा है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। मतलब व्यतिकरण कब उत्पन्न होता है, उसकी क्या शर्तें होती हैं। तो पहली शर्त क्या है, प्रकाश तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। आयाम मतलब कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आयाम किसे कहते हैं, आयाम किसे कहते हैं, अब आयाम क्या होता है, यहाँ देखते हैं कि देखिए कि यहाँ से इस तरह से एक तरंग चल रही है कि नहीं चल रही है, तो ये अधिकतम जो सुरंग और गर्त जो बन रही हैं, इनके अधिकतम सुरंग और गर्त को ही हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। अब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या गई है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश से होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, जैसे लेजर लाइट होनी चाहिए। ठीक, तो उससे जो भी प्रकाश आएगा वो क्या होगा, एक वर्णीय प्रकाश होगा।
प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य एक समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए तरंग दैर्घ्य? एक समान होनी चाहिए। अब तरंग दैर्घ्य क्या होती है कि देखो ये सुरंग है और ये सुरंग है, तो दो सुरंगों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये हमारी गर्त है, ये गर्त है, तो दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम क्या कह सकते हैं? तरंग दैर्घ्य लैम्डा कह सकते हैं। प्रकाश तरंगें कला समृद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। कला समृद्ध स्रोत से अर्थात 2πn से ही होनी चाहिए, सम रूप में होनी चाहिए। अर्थात प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में क्या होनी चाहिए? संचित होनी चाहिए। एक ही दिशा में संचित होंगी तभी क्या हो सकता है? व्यतिकरण उत्पन्न हो सकता है। प्रकाश स्रोत पास पास में स्थित होना चाहिए। मतलब प्रकाश स्रोत है वो कैसे होने चाहिए? इस पास पास होने चाहिए। जैसे कि मान लो हम व्यतिकरण एक विवर्तन वाला वो करेंगे तो इसमें S1 और S2 पास पास हैं ये वाले, तो ये स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, इसे विवर्तन के रूप में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 6 क्या थे? व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें थी। क्या थी? व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें थी। अब मोस्ट हमारा जो डेरिवेशन आता है व्यतिकरण से संबंधित, जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभार 4 नंबर का आता है, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना है। डेरिवेशन बहुत ही सरल है। ठीक है, कितने नंबर का आता है ये? 4 नंबर का डेरिवेशन आता है। तो इसी तरह इस डेरिवेशन को बहुत ही ध्यान से देखना है। क्या है कि व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। क्या? व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, मतलब व्यतिकरण में इसका डेरिवेशन क्या आता है, उसका व्यंजक क्या होता है, तो हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, उसके परिणामी आयाम क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसकी परिस्थिति क्या क्या होती हैं, वो हम सारे के सारे किस में पढ़ेंगे? व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण में हम पढ़ेंगे। माना प्रकाश की व्यतिकरण में दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं। दो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं। विस्थापन समीकरण निम्न है। पहला जो तरंग समीकरण का विस्थापन समीकरण है वो क्या है? y बराबर a1 साइन ओमेगा टी। पहला तरंग समीकरण कौन सा है? y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। y1 तो विस्थापन है, a1 यहाँ आयाम है, और ओमेगा टी यहाँ पर क्या है? उसकी कला को बताएगा। दूसरा है दूसरी तरंग दैर्घ्य का विस्थापन समीकरण y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इन दोनों में समीकरण में थोड़ा सा अंतर है। देखो यहाँ ओमेगा टी है या ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है। ठीक है, तो दोनों के विस्थापन समीकरण अलग अलग हुए कि नहीं? पहली तरंग का विस्थापन समीकरण क्या हुआ? y बराबर a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी तरंग का समीकरण क्या हुआ? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे दो तरंग समीकरण बन गए। अब इन दो तरंग समीकरणों से ही हमें डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर लिया? जोड़ लिया। अर्थात इन दोनों विस्थापनों का जो सदिश परिणामी विस्थापन वो क्या निकल के आया? y बराबर y1 प्लस y2 आया, जिसे हमने क्या रखा? समीकरण 3 मान लिया। क्या मान लिया? इसे समीकरण 3 मान लिया। अब क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 2 का मान समीकरण किस में रख रहे हैं? 3 में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो रखा, तो y जैसा के जैसा, y1 की वैल्यू क्या है? a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस लगा दिया। y2 की वैल्यू क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा समीकरण कौन सा? मतलब दो दूसरे को कहाँ रख दिया? तीसरे में रख दिया। इस तरह से हमने पहले और दूसरे के समीकरण के मान समीकरण किस में रख दिए? 1 में रख दिए। ठीक है, सॉरी 3 में रख दिए। अब क्या कर रहे हैं? इस समीकरण को ही आगे सोल्व करना है। y बराबर हमारा क्या है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो हमारे पास एक समीकरण जो दिखाई दे रहा है, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब हमें इस समीकरण को मतलब लेना है। कौन से समीकरण को? इस समीकरण से हमें मान लेना है।
अर्थात इसमें साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है। किसमें लगाना है? साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखो y जैसा का जैसा, a1 साइन ओमेगा टी वैसा का वैसा, इसमें हमने क्या कर लिया, a2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, और इसमें कौन सा सूत्र लगा दिया, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दिया। और साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमें ये खोलना है। तो देखते हैं, साइन ए मतलब ओमेगा है, ओमेगा टी मान लिया, कॉस बी क्या है, फाई है, तो कॉस बी मान लिया, प्लस साइन बी मतलब यहाँ बी क्या है, फाई है, तो बी मान लिया, कॉस क्या है, ए क्या है, ओमेगा टी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें अंदर a2 का अंदर गुणा कर दे रहे हैं। क्या कर देते हैं, a2 का गुणा कर दे रहे हैं। जब हम a2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 का गुणा करेंगे तो a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ठीक है। a2 का गुणा इसके साथ आ गया, अब किसके साथ आएगा, a2 का गुणा इसके साथ होगा, प्लस a2 साइन फाइव कॉस कॉस ओमेगा टी, ऐसा कर दिया हमने, a2 का अंदर गुणा कर दिया। अब गौर से देखें तो हमारे पास इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। किसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन किसमें से आ रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है। देखो साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, a1 बचा, क्या बचा, a1 बचा, यहाँ से क्या बचा, a2 बचा, a2 ले लिया, और क्या बचा, cos फाइव बचा, क्या बचा, cos फाइव बचा, ठीक है। फिर देखो यहाँ से cos ओमेगा टी जैसा का वैसा लिखा है, a2 साइन फाइव लिख दिया, क्या लिख दिया, a2 साइन फाइव लिख दिया। इस तरह से इसे समीकरण हमने कितना मान लिया, समीकरण नंबर 4 मान लिया। कितना मान लिया हमने, समीकरण 4 मान लिया है, ठीक है। अब देखो समीकरण 4 मानने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो ब्रैकेट में जो लिखा है, क्या लिखा है हमारा, जो ब्रैकेट में जो हमारा जो लिखा है ये वाला, इसको हम क्या मान रहे हैं, a1 प्लस a2 cos फाइव को r cos थीटा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, जो ब्रैकेट में मैंने जो अंडरलाइन किया है उसे क्या मान रहे हैं, a1 प्लस a2 cos फाइव को r cos थीटा मान रहे हैं। ऐसे ही हम a2 sin फाइव को भी क्या मान रहे हैं, r sin थीटा मान रहे हैं। इस तरह से हमारे समीकरण कौन से आए, 5 और 6 आ गए। समीकरण कौन से आ गए, 5 व 6 आए। अब क्या करना है, 5 व 6 का मान समीकरण 4 में रख रहे हैं। देखिए समीकरण 5 व 6 का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 4 में रख रहे हैं, तो y बराबर, देखो y बराबर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, साइन ओमेगा टी आया, a1 प्लस a2 cos फाइव की जगह r cos थीटा, देखो cos थीटा ये रहा और r ये रही, ठीक है। फिर देखो cos ओमेगा टी ये रहा, a2 साइन फाइव की जगह क्या माना, r साइन थीटा, तो r ये रहा, साइन थीटा ये रहे। अब दोनों में से देखा जाए तो ये जो है हमारा, यहाँ से ये r कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और r कॉमन आ रहा है तो दोनों में से हमने r कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी बचा। अब देखो ये जो वाला जो फॉर्मूला है दोबारा से साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए बन रहा है। यहाँ ए और बी के स्थान पे क्या है, ओमेगा टी तो ए है और बी क्या है, यहाँ पर थीटा मान रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख देंगे, y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा
लिख देंगे। क्या लिख देंगे? थीटा लिख देंगे। तो यही जो समीकरण जो आया वो परिणामी विस्थापन का समीकरण निकल के आया। क्या निकल के आया? परिणामी विस्थापन का समीकरण निकल के आया, जो कि हमारा समीकरण कौन से नंबर का हो गया? 7 नंबर का हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर हमारा 7 कैसे आया समझ में आया? ठीक है, यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। क्या है? यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। और क्या कर रहा है? जहां आर क्या है? परिणामी तरंग का आयाम है। थीटा क्या है? प्रारंभिक कला कोण है। अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण हमारे 5 और 6 को लेके चल रहे हैं। समीकरण हम कौन सा है? 5 हमारा a1 प्लस a2 cos फाई बराबर r cos थीटा। छठवा कौन सा हमारा? a2 sin फाई बराबर r sin थीटा। समीकरण 5 और 6 को हम क्या कर रहे हैं? लेके चल रहे हैं। तो उसने क्या किया? समीकरण 5 का और समीकरण 6 का वर्ग किया। क्या किया? समीकरण 5 का वर्ग करके समीकरण 6 में वर्ग करके जोड़ना है। तो देखिए, समीकरण 5 का वर्ग किया, समीकरण 6 में का वर्ग करके जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो समीकरण हमारा 5 कौन सा है? ये रहा, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आएगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को दो पद है ना, इसलिए होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या बना हमारा? सीधे सीधे जोड़ रहा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड को जोड़ रहा है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ रहा है। तो राइट हैंड साइड कौन सा है? आर स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से वही किया, आर स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कर लिया। ऐसे अब लेफ्ट हैंड वाले साइड को, लेफ्ट वाला को ये है और ये है, अब इन दोनों को हम जोड़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा समीकरण यही तो था। समीकरण 5 का वर्ग किया, समीकरण 6 का वर्ग किया, आपस में हमने क्या कर दिया? दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, हमारी राइट हैंड साइड क्या है? आर कॉस थीटा, तो आर का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस आर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों राइट वाले कर लिए। अब लेफ्ट वाले a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर, इस तरह से ये आए। अब क्या करना है? सबसे पहले इस वाले समीकरण को हमें खोलना है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। देखिए, दोनों में यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? आप सभी को पता है, एक होती है कि नहीं होती है? तो इसकी जगह हम आगे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? एक मारेंगे। अब देखो यहाँ से ए का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। किसका फॉर्मूला लगा दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव लगा दिया। अब देखो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर तो निकल के आ ही गया। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया? देखो इसको तो हमने क्या मान लिया? एक माना कि नहीं माना? तो यहाँ पर हमारा सेम टू सेम पूरा का पूरा बचा कि नहीं बचा? अरे बचा है कि नहीं बचा? अब एक चीज देखो यहाँ से, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे ए वन का स्क्वायर है कि नहीं है? अब इस वाले से और इस वाले को लेके चलना है। मैं कौन से वाले को चल रहा हूँ? इस वाले को और इस वाले को लेके चल रहे हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। ब्रैकेट में क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है? एक होता है। फिर क्या लिखा है? 2a1 a2 cos फाइव लिख दिया। देखो, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव रख दिया। यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू तो ये है, किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर की वैल्यू है। हमें निकालनी किसकी है? आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर बराबर अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो ये हमारा जो समीकरण जो 8 आ रहा है, ये परिणामी विस्थापन का समीकरण हुआ। यह परिणामी तरंग का आयाम समीकरण हुआ। ये आयाम है, क्या है हमारा? ये
आयाम है, अतः समीकरण परिणामी तरंग का आयाम समीकरण है। तो जहां पर आर है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, आयाम को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से हम परिणामी आयाम निकाल सकते हैं। अभी तो हमने क्या किया था, समीकरण 5 का वर्ग और समीकरण 6 का वर्ग आपस में जोड़ दिया था। अब क्या करना है, समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग दे रहे हैं, समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग दे रहे हैं। समीकरण हमारा 6 कौन सा है, आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा, मतलब राइट हैंड साइड वाले को लिया पहले, फिर लेफ्ट हैंड वाला ए टू साइन फाइव बटा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। अब देखो आर से आर कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा हो गया, ये जैसा के वैसा लिख दिया। अब हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेन को कहाँ पहुंचा दो, इधर इनवर्स में पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, इससे पहले यहाँ पहुंचेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, टेन इनवर्स ब्रैकेट में ए टू साइन फाइव बटे में ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव निकल के आया, जो कि हमारा समीकरण कौन सा है, नवा समीकरण है। कौन सा बन गया हमारा, समीकरण नंबर 9 बन गया। कौन सा बना, समीकरण नंबर 9 बना। ठीक है, यह परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण है, जिसे हम दिशा निकाल सकते हैं। इस समीकरण 9 से तो दिशा निकाल सकते हैं और समीकरण 8 से क्या निकाल सकते हैं, परिणामी आयाम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा इसी का जो टॉपिक है, इसमें क्या हमें निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, तीव्रता। अब तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है प्रकाश के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। देखो क्या निकालनी है, परिणामी तरंग की तीव्रता निकालनी है। तो किसी प्रकाश की तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती है कि नहीं है। परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी मान ली हमने, आई मान रहे हैं। आयाम कितना मान रहे हैं हम, आर मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, आर, आर का स्क्वायर, क्योंकि आयाम स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो क्या लगाया, एक नियतांक के लगाया। अब जो के लगा रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो समीकरण आया, आई बराबर के आर स्क्वायर निकल के आया। यह समीकरण हमारा कौन सा हो गया, 10वें नंबर का हो गया। कौन से हो गया, 10वें नंबर का समीकरण हो गया, जहां के समानुपाती स्थिरांक है। क्या है, के समानुपाती स्थिरांक नियतांक है। अब क्या कर रहे हैं कि पहली तरंग की जो तीव्रता है I1 समानुपाती आयाम A1 का स्क्वायर। ठीक है, अब समानुपाती को हटाया तो क्या लगा दिया, के लगा दिया, तो I1 बराबर के A1 का स्क्वायर। ऐसी दूसरी तरंग की तीव्रता, तो I2 समानुपाती क्या मान लेंगे, R2 का स्क्वायर। अब समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, एक नियतांक के लगाएंगे, तो I2 बराबर के A2 का स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 11 और 12 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, समीकरण 11 और 12 मान लेंगे। अब क्या करना है हमें, समीकरण 11 और जो 12 माने हैं समीकरण 10 से। समीकरण हमारा 10 क्या था, आई बराबर के आर स्क्वायर था। ठीक है, था कि नहीं, तो आई बराबर के आर स्क्वायर था। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने समीकरण किस में पढ़ी थी, 8 में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, 8 से पहले a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये पढ़ी थी। आर का मान क्या पढ़ा था, अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, जब वहां आर स्क्वायर था तो यहाँ पर उसकी अंडर रूट में नहीं था, तो हमने क्या बन लिया, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव मान लिया। अब क्या कर दिया, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अंदर के का गुणा कर रहे हैं। किसका गुणा कर रहे हैं, के का अंदर गुणा कर रहे हैं। जब हम के का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो, के का गुणा करेंगे तो a1 के साथ आएगा a1 का स्क्वायर, के का गुणा a2 के साथ करेंगे तो के a2 का आएगा साथ में। अब एक देखो, यहाँ के का गुणा किया, इन दोनों के साथ आ रहा है तो 2k a1 a2 cos फाइव आया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये के A1 का स्क्वायर है, ये के A2 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये के जो आ रहा है इस के को
अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के मान लिया, तो अंडर रूट के और अंडर रूट के क्या होता है, के होता है कि नहीं होता। तो देखो यहाँ से अंडर रूट के, तो ये क्या बन गया हमारा, के आ गया। तो a1 के साथ भी आ जाएगा और a2 के साथ भी आ जाएगा, तो दोनों के साथ आया कि नहीं आया। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, अंडर रूट के का गुणा किया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 11 और 12 का मान उपरोक्त समीकरण में रख रहे हैं। देखो यहाँ पर 11 के अनुसार यहाँ क्या माना था, 11 हमारा समीकरण क्या है, I1 बराबर के A1 का स्क्वायर। 12 के अनुसार क्या था, I2 बराबर के A2 का स्क्वायर। 12 में समीकरण थे हैं। अब देखो यहाँ से 2 जैसा के जैसा है, अंडर रूट के A1, देखो यहाँ से हमें 11 समीकरण से ही निकालना है। देखो यहाँ से 11 हमारा समीकरण कौन सा है, यही तो है, अरे यही तो है। इससे हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। मान कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, I1 बराबर के A1 का स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो हाँ है कि नहीं है। अब देखो यहाँ से हम A1 का मान निकाल लेते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं, A1 का मान निकाल लेते हैं। तो A1 का स्क्वायर बराबर I1 बटा के ले लिया, क्या ले लिया, A1 का स्क्वायर बराबर I1 अपॉन के ले लिया। अब क्या करना है, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। I1 अपॉन के आ गया, तो दोनों रूट में आए कि नहीं आए। अब हमें क्या रखना है, इस A1 की वैल्यू को कहाँ रखना है, A1 की वैल्यू को यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। जब यहाँ रखेंगे तो पहले से हमारे पास क्या है, अंडर रूट के तो है ही है। A1 की वैल्यू क्या है, I1 अपॉन अंडर रूट के, अंडर रूट के से अंडर रूट के कट गया, तो क्या बचेगा, अंडर रूट I1 ही तो बचेगा। देखो अंडर रूट I1 बचा, तो जैसा का वैसा का लिख लिया। ऐसे इसी तरह यहाँ से हम A2 का भी मान निकाल लेंगे, और A2 का भी मान निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, I2 बचेगा cos फाई। तो इस समीकरण को हमने 10 समीकरण 11 और 12 से सॉल्व करके हमारा जो समीकरण 13 नंबर का समीकरण निकल के आया है। तो इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, 2 जैसा का वैसा है, और यहाँ से A1 का मान रख कर I1 आ गया, और यहाँ A2 का मान रख कर किसका मान आ गया, I2 आ गया cos फाई। तो इस तरह से हमारे समीकरण कौन से आए, 13वां समीकरण आ गया। तो यहाँ से हमारे 3 समीकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे कौन कौन से 3 समीकरण महत्वपूर्ण हैं, एक तो हमारा 8वें नंबर का समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, r बराबर अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई है। दूसरा हमारा समीकरण 9वें नंबर का है, थीटा बराबर tan इनवर्स A2 sin फाई बटा A1 प्लस A2 cos फाई। एक तो समीकरण नंबर 9वें नंबर का है, और एक हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन वो है जो समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 cos फाई है। तो इस तरह से हमारे 3 समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सॉल्व होते हैं। अब इनकी आती हैं परिस्थितियां। ये 3 जो समीकरण थे हमारे, आयाम का है, दिशा का है, तीव्रता का है, इन्हीं से हम क्या निकालते हैं, इनकी परिस्थितियां निकालते हैं। तो पहले नंबर की परिस्थिति क्या बोल रहा है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए माना हमने क्या माना था, फाई बराबर 2 पाई एन ही तो माना था, और एन का मान 0 1 2 3 4 मान मानना था डैश में। तो हम क्या मान रहे हैं कि फाई बराबर 1 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। अब 1 मानेंगे कब आएगा, जब हमारा cos फाई, मतलब जहां पर हम क्या करें, एन एन मतलब फाई का मान जब 0 रखेंगे, जब फाई का मान 0 रखेंगे तो cos फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। और जब हम फाई बराबर 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0 का मान 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 और क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो पहले समीकरण कौन सा, 8वें समीकरण से, कौन सा, परिणामी आयाम। आयाम क्या सूत्र था, r बराबर अंडर रूट में A1 A2 का स्क्वायर है प्लस 2A1 A2 cos फाई है। अब cos फाई की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब इसके बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पूरा का पूरा ये समीकरण बचेगा नहीं, और ये बनेगा तो किसका समीकरण बन जाएगा, a प्लस
a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वही समीकरण बनेगा। देखो यहाँ से हमने क्या कर लिया, cos फाई के स्थान पर 1 मान लिया, और cos फाई के स्थान पर 1 माना तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 ही हुई। अब एक यहाँ पर cos फाई की वैल्यू 1 मान ली, ठीक है, cos फाई की वैल्यू कितनी मान ली, 1 मान ली यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या कर दिया, इस होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, क्यों, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है कि नहीं होती, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का मतलब ये वाला, इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आयाम कैसा हो गया आपका, अधिकतम हो जाएगा, आयाम कैसा हो जाएगा, अधिकतम, क्यों, 2 आयाम जोड़ दें तो परिणामी आयाम कैसा होगा, अधिकतम होगा। अब नवे समीकरण से, नवा समीकरण क्या था, थीटा बराबर tan इनवर्स में a2 sin फाई बटा a1 प्लस a2 cos फाई है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, साइन फाई का मान अभी 0 मान रहे थे, क्या मान रहे थे, 0। तो जब हम ऊपर 0 रख देंगे तो नीचे कुछ भी मानो, 1 मानो, 2 मानो, कुछ भी मानो, तो पूरा का पूरा 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से tan फाई बराबर 0 आ गया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अभी देखो हमने ये कहाँ से माने कि a2 है साइन, साइन 0 0 रहेगा, ठीक है, बटे क्या है a1 प्लस a2 cos फाई का मान कितना मान है, 1 मान है, और ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 को ना 2 में करेंगे तो ऊपर पूरा 0 आ जाएगा, और नीचे कुछ भी हो a1 प्लस a2 हो तो भी इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको नीचे ले जाएंगे तो tan फाई मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समपोषी व्यतिकरण में प्रारंभिक कला कोण कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से हमारे नवे समीकरण से दिशा के ये निकल के आई, शून्य निकल के आई कि नहीं निकल के आई। अब हमारा कौन सा है नवा 13वां समीकरण था, 13 समीकरण कौन सा, तीव्रता का, तीव्रता बराबर क्या था, I बराबर I1 प्लस I2 टू I1 I2 cos फाई। इस cos फाई में हम यहाँ पर कितना मान रहे हैं जी, 1 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। जब हम 1 मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा इसका मान, देखो यहाँ cos फाई का मान कितना दे रहा है, 1 मान रहे कह रहा है। तो जब हम 1 मानेंगे तो यहाँ cos फाई का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर I1 प्लस I2 टू अंडर रूट में I1 प्लस I2। अब देखो यहाँ से हमारा इतना बचा, क्या बचा, इतना, ठीक है। अब देखो इस वाले को I1 को हम अंडर रूट I1 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I1 बराबर क्या होगा, I होगा, होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट I1 ही तो होगा। ऐसे ही तो अंडर रूट I1 का स्क्वायर मान लिया, ऐसे इसको क्या मान लिया, अंडर रूट I2 को मतलब I2 क्या मान लिया, अंडर रूट I2 का स्क्वायर मान लिया, और जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए प्लस, मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया, इसका स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसको खोलेंगे तो सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा, सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या की थी, 2 तरंगें ली थी, कौन सी ली थी, एक तरंग हमारी ये रही और एक तरंग हमारी ये रही। ये अध्यारोपित हुई, क्या हुई, अध्यारोपित हुई, टकराई, और टकराने की वजह से एक नई तरंग का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब कौन सी तरंग का निर्माण हो रहा है, देखो इसने क्या माना, इसने क्या मान लिया कि इस वाली तरंग को और इस वाली तरंग को ले लिया, तो इसका परिणामी जो तरंग जो निकल के आ रही है, जो परिणामी तरंग जो निकल के आ रही है वो कौन सी निकल के आ रही है, ये किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम है, किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम है। तो देखो न्यूनतम तो यहाँ हो गई, अधिकतम यहाँ हो गई, तो ये परिणामी क्या हो गई, तरंग विस्थापन समीकरण आया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, पथांतर, क्या निकालना है, पथांतर। अब पथांतर क्या होता है कि हम जानते हैं कलांतर फाई बराबर के एक्स होता है, पथांतर बराबर क्या होता है, के एक्स होता है। अब के यहाँ तरंग संचरण नियतांक है, के यहाँ पर क्या है, तरंग संचरण नियतांक है, और तरंग संचरण नियतांक क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। एक्स जैसा है वैसा के वैसे लिख दिया, एक्स जैसा है वैसा के वैसे लिख दिया, तो के क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा तरंग संचरण नियतांक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पथांतर क्या होगा, पथांतर जो होगा वो जस्ट उल्टा होता है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालनी है तो देखो x पाई बराबर क्या है यहाँ पर, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स है, ठीक है। x निकालना है यहाँ से तो क्या हो जाएगा, पाई में गुणा लैम्डा और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 पाई,
तो यहाँ पर पथांतर कितना आया, तो हम क्या जानते हैं कलांतर फाई बराबर के एक्स, ठीक है। और के का मान कितना है, 2 पाई अपॉन लैम्डा है, और 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या है, मतलब के क्या है, यहाँ पर तरंग संचरण नियतांक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इस एक्स का मान निकालना है। तो फाई बराबर के एक्स माना, और के की वैल्यू हमने क्या मान दी, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा का गुणा किसमें कर देंगे, फाई में, तो फाई लैम्डा बटे में क्या 2 पाई, तो एक्स का मान इतना निकल के आया है। जहाँ की 2 पाई अपॉन लैम्डा है तरंग संचरण नियतांक है, तो पथांतर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू एक्स हो जाएगा। समपोषी व्यतीकरण के लिए, किसके लिए, समपोषी व्यतीकरण के लिए x बराबर कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई है, और समपोषी का मान कितना होता है, 2 पाई n ही तो होता है, क्या होता है, 2 पाई n होता है। अब देखो यहाँ से पाई कट जाएगा, क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से n लैम्डा आएगा, तो x बराबर n लैम्डा निकल के आया समपोषी व्यतीकरण के लिए, ठीक है। अब कौन सा आ रहा है, विनाशी व्यतीकरण, कौन सा आ रहा है, विनाशी व्यतीकरण। अब विनाशी व्यतीकरण का मान कितना होता है, कलांतर कितना होता है, पाई बराबर 2 पाई n+1 इंटू पाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 पाई+n इंटू पाई जो आ रहा है, तो अब n का मान हम जीरो रख रहे हैं, n का मान क्या रख रहे हैं, जीरो रखें। जब हम n का मान जीरो रखेंगे तब हमारा जो मान जो निकल के आएगा, मतलब हम n का मान क्या रखें, जीरो रखें, और जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये पूरा जीरो हो गया तो यहाँ एक का गुणा किसमें करेंगे, पाई आएगा। तो फाई का मान कितना रखना है, पाई रखना है, कितना रखना है, पाई का मान पाई रखना है, मतलब 180 डिग्री रखना है। जब कॉस 180 डिग्री का मान रखेंगे तो कॉस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। और साइन 180 का मान कितना होता है, जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है। तो cos फाई बराबर -1, और साइन फाई बराबर कितना मान लेंगे, जीरो। तो फाई का मान हम कितना रख रहे हैं, 180 रख रहे हैं। तब देखो, तब इस स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, तो r बराबर, हमारे पास फॉर्मूला यही तो है। अब यहाँ फाई का मान कितना रखना है, 180, और 180 का मान कितना होता है, -1, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो जब माइनस चिन्ह यहाँ इसकी वजह से यहाँ आएगा, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a माइनस बी का a1 - a2 का होल स्क्वायर बन गया। और जब हम इसको खोलेंगे तो सेम टू सेम यही हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। अब देखो यहाँ माइनस ही तो हो रहा है, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो देखो यहाँ से आर मिनिमम बराबर क्या जाएगा, a1 का माइनस a2 का माइनस, मतलब माइनस। तो यहाँ से न्यूनतम क्या निकल के आया, आपका आयाम निकल के आ रहा है। अभी हमने अधिकतम आयाम कितना पढ़ा था, ए आर मैक्सिमम, क्या पढ़ा था, आर मैक्सिमम a1 + a2 पढ़ा था। और मिनिमम में क्या हो जाएगा, आर मिनिमम में a1 - a2 हमारा निकल के आ रहा है, जो कि विनाशी व्यतीकरण को प्रेजेंट कर रहा है। ये समपोषी व्यतीकरण को प्रेजेंट करेगा, और ये किसको प्रेजेंट करेगा, विनाशी को। समपोषी में आयाम कैसा होगा, अधिकतम होगा, और विनाशी में आयाम कैसा होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब कला, प्रारंभिक कला कोण है, कौन सा है, कला कोण, नवे समीकरण से ले रहे हैं। अब कल नवे समीकरण से ले रहे हैं, तो tan फाई बराबर a2 sin फाई बटा a1 + a2 cos फाई। अब यहाँ से साइन 180 लगाना है, फाई का मान कितना लगाना है, 180। देखो यहाँ भी मैंने लगाया था ना, 180 लगाना है, और 180 लगाएंगे तो 180 का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ साइन जीरो जीरो पूरा हो जाएगा, a2 का गुणा ऊपर जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जीरो का भाग किसी भी संख्या से दें तो पूरा का पूरा जीरो होगा। तो टेन थीटा बराबर जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो थीटा बराबर भी जीरो हो जाएगा। अतः विनाशी व्यतीकरण में प्रारंभिक कला कोण कितना होता है, शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। जब हमने जीरो माना तब भी शून्य है, जब 180 माने तब भी इसका मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब कौन से समीकरण से, 13वें समीकरण से। 13वां समीकरण क्या, परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर I1 + I2 + 2 I1 अंडर रूट में I2 अंडर रूट में cos फाई है। अब देखो यहाँ से
cos फाई का मतलब 180, और 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। अब देखो यहाँ से माइनस का 1 होता है, तब इसका वैल्यू हम जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे, तो देखो यहाँ से इस I1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 का स्क्वायर। I2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I2 का स्क्वायर। टू जैसा है वैसा के वैसे लिख दिया, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, और cos फाई cos 180 का मान कितना लगाएंगे, माइनस का 1 लगाएंगे। तो इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बना। तो किसके लिए, न्यूनतम के लिए। और मैक्सिमम के लिए हमने क्या पढ़ा था, आई मैक्सिमम बराबर अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो यस। अब देखो यहां से यदि हम तीव्रता क्या लगा दें, तीव्रता I1 बराबर I2 बराबर I मान लें, क्या मान लें, I1 बराबर I2 बराबर I नॉट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, I नॉट मान लेते हैं। तो देखो I मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या मान रहे हैं, I नॉट मान रहे हैं, यहाँ कितना मान रहे हैं, I नॉट मान रहे हैं, उसका होल स्क्वायर, I में से I गया, I नॉट में से I नॉट गया, तो तीव्रता कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे तीव्रता कैसी होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। और जबकि हम विनाशी में, सॉरी ये तो हमारे विनाश के लिए था, अब हम क्या माने, संपोषी के लिए, संपोषी के लिए हमारी आई मैक्सिमम ही तो थी, और आई मैक्सिमम में कितना, I1 अंडर रूट क्या था हमारा, हमारा फॉर्मूला था अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या मान रहे हैं, I1 बराबर I2 बराबर I नॉट मान रहे हैं। तो देखो यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में I1 बराबर I1 मान रहे हैं, तो यहाँ से अंडर रूट I नॉट प्लस अंडर रूट I नॉट का होल स्क्वायर मान रहे हैं। अंडर रूट I2 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट I नॉट हो जाएगा, कितना होगा, 2 अंडर रूट I नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। I नॉट मतलब सिर्फ I नॉट रहेगा, तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम में 4 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, तीव्रता 4 गुनी हो जाती है। जबकि न्यूनतम कितनी होती है, तीव्रता 0 होती है, कितनी होती है, 0 होती है। तो विनाशी व्यतिकरण में पाई बराबर कितना, 2n+1 इंटू पाई मानी है, तब तीव्रता हमारी कितनी निकल के आई है, न्यूनतम निकल के आई है। अब देखो यहाँ से इसका एक ग्राफिकल है, उस ग्राफ को हम समझते हैं तरंग के माध्यम से। अब तरंग के माध्यम से हम तरंग समझेंगे, तो देखो यहाँ से कि ये मान लेते हैं कि एक तरंग हमारी पहले ये है, ठीक है, दूसरी हमारी तरंग ये है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिल रही हैं जहां पे, तो उनका एक परिणामी तरंग विस्थापन बन के आ रहा है। तो ये परिणामी तरंग हुई, ये क्या आ रही है, परिणामी तरंग आ रही है, मतलब विस्थापन आ रहा है। तो इसका तो हमने पहली वाले का A1 माना, और दूसरी वाले क्या मान लिया, A2 मान लिया। दोनों कितना कौन बना रही है, पाई/2 बना रही है। इस पर कितना बना रही है, 3 पाई/2 बना रही है। लास्ट में कितना बना रही है, 2 पाई बना रही है। इस तरह से ये तरंगों का आयाम क्या आ गया, कम आ गया, क्योंकि एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, इसलिए आयाम घट जाता है। विनाशी व्यतिकरण में पाई बराबर 2n+1 पाई। अब देखो पथांतर निकालना है, कितना निकालना है, पथांतर x बराबर क्या होता है, λ/2 पाई इंटू पाई है, ये हमने पीछे अभी पढ़ चुके थे। अब देखो इस पाई की जगह हमें क्या रखना है, ये मान रखना है, तो 2πn+1 इंटू पाई आ गया। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो पाई से पाई कट गया, 2n+1 सेम टू सेम λ/2 ये x का मान आया, पथांतर क्या आया, पथांतर आया। जहां n का मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 आदि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब तीसरी परिस्थिति पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, तीसरी परिस्थिति पढ़ रहे हैं। तीसरी परिस्थिति में क्या है, तीसरी परिस्थिति में क्या है, यदि दोनों तरंगों के आयाम आपस में कैसे हों, बराबर हों, आयामों को बराबर रखा गया है, अर्थात A1 बराबर A2 बराबर क्या माना जा रहा है, A माना जा रहा है, आयाम बराबर माने जा रहे हैं, कौन से, दोनों आयाम माने जा रहे हैं। तो समीकरण नंबर कौन से, 8वें से, A1 A2 इनको क्या मान रहे हैं हम, A मान रहे हैं, बराबर माने ना। तो A और A
2a, दोनों को करेंगे तो 2a स्क्वायर कॉस फाई आ जाएगा। अब दोनों से हमने क्या कर लिया, 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। यहाँ क्या बचा, कॉस फाई बचा, कॉस फाई बच गया। अब देखो यहाँ से 1 प्लस कॉस फाई का एक सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 होता है। ये किसका सूत्र है, 1 प्लस कॉस फाई बाई का सूत्र, 1 प्लस कॉस फाई बाई का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 होता है। अब क्या करेंगे, जब इस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 4 ए स्क्वायर कॉस फाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का कितना आ गया, 2 आया। ए स्क्वायर है तो सिर्फ ए आएगा, कॉस स्क्वायर है तो सिर्फ क्या आएगा, कॉस फाइव बाई 2 आया था, आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा आयाम इतना निकल के आया जब हमने तरंगों के आयाम आपस में बराबर माने हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कला कोण मान रहे हैं। कला कोण माने तो फाइव बराबर टेन इनवर्स ए टू साइन फाइव ए वन प्लस ए टू। अब देखो यहाँ से ए वन और ए टू के बराबर हम क्या मान, ए मान रहे हैं, तो ए टू को भी ए माना, ए वन को भी ए टू माना, ए टू को भी ए मान लिया। अब देखो यहाँ से ए कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, ए कॉमन ले लिया। जब ए कॉमन लेंगे, जब हम ए कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से ए और ए कॉमन ले लिया, ठीक है, ए कॉमन लेंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन फाइव बचा। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस कॉस फाइव बचा, क्या बचा, 1 प्लस कॉस फाइव बचा। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, साइन फाइव को क्या रख रहे हैं, साइन फाइव को हम लिख रहे हैं 2 साइन फाइव बाई 2 इंटू कॉस फाइव बाई 2 मान रहे हैं। ऐसे ही 1 प्लस कॉस फाइव बाई 2 फॉर्मूला क्या माना था अभी, 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2 माना था। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इस cos 5/2 से एक cos 5/2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन साइन साइन 5/2 और cos 5/2 क्या हो जाता है, tan 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 5/2 हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ पर है, ये पहले से क्या है, tan इनवर्स। देखो यहाँ पावर एक है माइनस के और यहाँ प्लस का एक है, तो प्लस और माइनस और प्लस क्या बन जाएंगी, जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारा एक बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 5/2 बचेगा, क्या बचेगा, तो एंगल हमारा कितना आ गया, 5/2 निकल के आया है। ठीक है, तब परिणामी तरंग की तीव्रता मानेंगे तो आई बराबर इतना, परिणामी तीव्रता सूत्र पढ़ाई है 13 में, तो आई वन बराबर आई टू बराबर आई नॉट, ये हम अभी निकाल चुके थे। ठीक है, आई वन बराबर आई टू बराबर आई नॉट माना। देखो यहाँ आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट रख देते हैं, हर जगह हम क्या रख रहे हैं, आई की जगह आई वन और आई टू की जगह आई नॉट रख रहे हैं। जब आई नॉट रखेंगे तो देखो आई नॉट टू अंडर रूट में आई नॉट, तो 2 आई नॉट दोनों को जोड़ लो, 2 आई नॉट कॉस फाइव। अब क्या कर लो, दोनों में से कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इसकी जगह 1 बचेगा, कॉस फाइव बचा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस फाइव का दोबारा से फिर सूत्र लग जाएगा, क्या लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2 लग जाएगा। ठीक है, इस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2 अर्थात तीव्रता कितनी आ गई, 4 गुनी। अर्थात परिणामी तीव्रता आभासी तीव्रता की कितनी गुनी होती है, 4 गुनी होती है, कितनी होती है, 4 गुनी होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो व्यतिकरण का जो डेरिवेशन जो हुआ कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, किस वाले का, किस वाले का कंप्लीट हुआ, हमारा व्यतिकरण से संबंधित कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम जो भी टॉपिक जो पढ़ेंगे हमारा, वो कौन सा पढ़ेंगे हम, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी व्यतिकरण से संबंधित पढ़े तो यंग इस व्यतिकरण से संबंधित 4 नंबर का क्या आता है, डेरिवेशन आता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है। डेरिवेशन को 2-3 बार आपको नोट रफ कॉपी में आपको क्या करना है, मिलाना है, नोट करके अच्छी तरह। ठीक है, कितने नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का है। ठीक है, यदि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है तो आप क्या करें, ये वीडियो अपने दोस्तों को और अपने साथियों को क्या करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब क्या कराएं, किसको, अपने चैनल को। कौन सा चैनल है अपना चैनल, आकाश फिजिक्स लैब नाम से चैनल है, इसे अधिक से अधिक आप क्या कराएं, सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले